नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज एकेडमी स्वागत है। सभी भाई बहनों को राम राम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, अभी आपका यूपी होमगार्ड का पेपर खत्म हो गया है। अब आपका पेपर बचा है यूपी पुलिस का, जो आपका मान के चलिए जून में पेपर है। तो आपके महीने दिन का टाइम है। तो देखिए, आपका जिन भाई बहन का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो वो अपना सिलेबस कंप्लीट करते रहे। बाकी मैं प्रैक्टिस सेट में करवाता रहूंगा, ठीक है। ये मैं करा रहा हूँ RWA का, ठीक है। और देखिए, ये RWA का प्रैक्टिस सेट है। इसमें टोटल 20 सेट है। इसमें टोटल है आपका 20 सेट, ठीक है। और हर दिन एक सेट करेंगे। और देखिए, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसका मैथ और रीजनिंग दोनों पढ़ा दूंगा, ठीक है। फिलहाल में मैं अभी आपका हिंदी और जीएस करा रहा हूँ। और आप अपना लेवल चेक कीजिए कि आपका हिंदी में या जीएस में तैयारी कैसी है। देखिए, पेपर पेपर जैसे होमगार्ड का हार्ड था, तो मान के चलिए यूपी पुलिस का भी 70% हार्ड मानिए, क्योंकि चार पेपर इसका रहेगा। जैसे मान लीजिए हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीएस। तो चार चार पोर्शन में से कोई पोर्शन आपका हार्ड कर देगा। जैसे मैथ हार्ड कर दिया, या जीएस हार्ड कर दिया, या रीजनिंग हार्ड कर दिया। तो इसमें आपको चाहिए प्रैक्टिस, ठीक है। देखिए, ऐसे पेपर आपको मिलेगा। अगर आपने यूपी होमगार्ड का पेपर दिया होगा तो आपको आपको तो आइडिया लग गया होगा। लेकिन जो भाई बहन पहली बार पेपर दे रहे हैं यूपी पुलिस का, उनको मैं बता रहा हूँ। देखिए, ये आपका अनुक्रमांक नंबर है, ठीक है। और ये आपका प्रश्न पुस्तिका संख्या है। और ये आपका परीक्षा कोड है, ठीक है। तो ये सब भरा जाता है, जो आपको OMR मिलता है उसमें भरा जाता है। और इसमें देखिए, नीचे नीचे देखिए, इसमें भरा जाएगा आपका अभ्यर्थी का नाम, लिखा है ना यहाँ पे। आपका अनुक्रमांक, अंकों में क्या है, जैसे 23, 53 लिखा है ना, ऐसे अंकों में ऐसे हो गया। अब शब्दों में पूछ देगा। अगर मान लो शब्दों में भर रहे हो, तो मान लो जैसे 13 है तो ऐसे लिखोगे, 13, 13, 5, ऐसे करके आप लिखोगे हिंदी में, ठीक है। परीक्षा केंद्र कोड और नाम, तो परीक्षा केंद्र कोड देखिए यहाँ पे दिया ना। यहाँ पे देखिए परीक्षा केंद्र कोड 52-403। अब मान लीजिए अगर नाम पूछता है तो नाम एग्जाम्पल में जैसे गोरखपुर, यहाँ आपका सिग्नेचर लगेगा। यहाँ पे आपका सिग्नेचर लगेगा। और यहाँ पे जो आपके स्कूल या कॉलेज में जो टीचर रहेंगे, उनका सिग्नेचर लगता है। तो वही देखते हैं। पेपर मिलते ही तुरंत भर देना, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं लगाना। अब आइए शुरू करते हैं हिंदी। देखिए, पेपर में निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो पूरा क्वेश्चन करना, कोई छोड़ना नहीं। आइए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, उसका डायरेक्ट आंसर दूंगा मैं। अबे आप कहो भैया चारों ऑप्शन बताइए, तो भाई वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। हमें आपका समय नहीं लेना है। हमें बस क्वेश्चन बताना है और सोल्यूशन, ठीक है। जहां इंपॉर्टेंट लगेगा सब बताऊंगा मैं, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। जल, प्राण, पुत्र, इनमें से किस शब्द के अनेकार्थी हैं? बताइए। क्वेश्चन नंबर पहला, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीव, ठीक है। अब परीक्षा में पूछता है कि जीव के अनेकार्थी क्या है। चलिए नोट कीजिए, जीव के अनेकार्थी क्या हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर ये आंसर पूछा है, तो इसका और पूछता है क्या होगा। देखिए, जीव का हो जाएगा आपका प्राणी। नोट करते चलिए, प्राणी, आत्मा, ठीक, जीवनधारी, जीवनधारी, यहां लिख दे रहा हूं फिर से, जीवनधारी, ठीक। आगे आपका हो जाएगा एक और है, जीवनत्व, जीवन जीवनत्व, ठीक है। पांच। अगर इसमें से कोई ऑप्शन अगर आपको दोबारा कोई पूछता है तो भूलना नहीं चाहिए। आगे दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बोली राजस्थान की हिंदी बोली नहीं है। देखिए मेरे प्यारे भाई बहन, एक क्वेश्चन जरूर आप पढ़ना, एक ध्यान देना नहीं है, ठीक है। नहीं तो देखो, आप तो कहोगे कि भैया मारवाड़ी भी है, मेवाती भी है, मालवी भी है। तो इसलिए बता रहा हूँ कौन सी नहीं है। थी आपकी हो जाएगी बुंदेली। बुंदेली आपकी नहीं है हिंदी भाषा, ठीक है। बुंदेली जो अब पूछेगा, बुंदेली क्या है। देखिए, बुंदेली राजस्थानी हिंदी बोली के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि देखिए बुंदेली जो है वो पश्चिमी हिंदी आता है। तो रट लेना, पश्चिमी पश्चिमी हिंदी में बुंदेली आता है, ठीक है। राजस्थान में चार चार कौन बोलियां होती हैं? तो देखिए, राजस्थान में चार बोलियां होती हैं, पूर्वी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी और दक्षिणी। इनको क्या बोलते हैं? जयपुरी, मेवाती, मारवाड़ी और मालवी, ठीक है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, राम बहुत बहादुर है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष्य है? बताइए। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो बताइए। तो इसका हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा का राम। अब बहुत ऐसे भाई बहन है, भाई विशेष्य क्या होता है, विशेषण क्या होता है, प्रविशेषण क्या होता है, तो उनको बताते हैं। देखिए, इसमें जो दिया प्रश्न में, राम शब्द विशेष्य है, ठीक है। राम शब्द जो है वो विशेष्य है, ठीक। अब बहुत शब्द जो दिया है, ये आपका हो जाएगा
प्रविशेषण। अगर इसे पूछ दे कि प्रविशेषण क्या है तो इसमें हो जाएगा बहुत। क्लियर हो गया। फिर आपको हम बता दें बहादुर शब्द क्या है, तो बहादुर क्या विशेषता बता रहा है, राम की विशेषता बता रहा हूँ, राम बहुत बहादुर है, ये आपका हो जाएगा विशेषता। मतलब विशेषण का मतलब क्या, विशेषण, विशेषण हो गया। ठीक है, अब पूछेगा विशेषण क्या होता है। देखिए विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताए उसे विशेष्य कहते हैं। ठीक, और जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताए उन्हें विशेषण कहते हैं। अब विशेषण शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। क्लियर। आइए क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन सा भूगोल का विलोम है, तो भूगोल का आपका हो जाएगा खगोल। ठीक है, पृथ्वी का पूछता है तो पृथ्वी का आपका हो जाएगा, पृथ्वी का विलोम क्या हो जाएगा, आकाश। ये पूछता है तो इसलिए इसका बता दे रहा हूँ। अब देखिए आगे आपका है गद्यांश अनुच्छेद। और सुनिए, हाँ इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम में डाल देंगे। ठीक, सब फ्री रहेगा, बस आपको करना क्या है, चैनल को दबा कर लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। ठीक है, चलिए देखिए हर पेपर सेट में आपका हिंदी का अनुच्छेद आएगा, और इसमें देखिए इसमें तो प्रैक्टिस सेट में बस 3 क्वेश्चन दिया है, आपके एग्जाम में कम से कम 5 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो पैसेज को करना कैसे, पैसेज को पूरा पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आप जवाब दे रहे। ये नहीं कि क्वेश्चन पढ़ लिए जैसे पैसे देखा, क्वेश्चन पढ़ के तब जवाब देंगे, भाई बहुत टाइम लगेगा और गलत हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन का पैसेज पढ़ते हैं। प्राचीन काल में जनक महाराज विदेह में राज करते थे। मिथिला विदेह की राजधानी थी। मिथिला नगरी में राजमहल के आसपास कोई 1000 सन्यासी की परकुटिया थी। मिथिला के सन पर बैठने के बावजूद जनक को फकीरी का शौक था। कहा जाता कि महाराज जनक ज्ञानी थे। वे इस तरह राजकाज चलाते थे मानो स्वयं परमात्मा के विनयशील सेवक हैं। सुबह से शाम तक सारे राज्य का प्रबंध करते, शत्रुओं का पता करते, अपराधी को दंड देते, लोक कल्याण के उपाय करते, और इतना सब कुछ करने पर भी वे किसी सांसारिक कार्य में लिप्त नहीं होते। इसलिए लोग उनके विदेह जनक कहते थे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 है, उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार महाराजा जनक का क्या शौक था। अगर आपने पैसेज पढ़ा होगा तो क्लियर हो गया होगा। देखिए पूछा है कि महाराज जनक का शौक क्या था, तो देखिए ऊपर ही दिया है, देखिए यहाँ पे फकीरी का शौक था, देख रहे हो। तो एक बार जब आप क्वेश्चन पढ़ लोगे तो यहाँ पे यह लिखा ना, बैठने के बावजूद जनक को फकीरी का शौक था, तो पहला क्वेश्चन यही मिल गया। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आपका हो गया ना, महाराजा के जनक का शौक क्या था, तो ये फकीरी का। ये पैसे जब आप पढ़ोगे तो इसकी क्लियर हो जाएगा। आगे देखिए, उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार महाराजा जनक का परमात्मा से कैसा संबंध था, बताइए। क्वेश्चन नंबर 6, तो आपका है विनम्र सेवक का। जब आप पढ़ोगे आगे ना, तो देखो यहाँ पे लिखेगा, यहाँ पे आपका दिखेगा कि देखिए विनयशील सेवक थे, यहाँ देख रहे हैं आप ना, विनयशील सेवक, ठीक है आपको मिल जाता है। जब आप पैसेज पढ़ोगे क्लियर हो जाएगा विनम्र सेवक का। क्वेश्चन 7 है, सब कुछ करने के बाद भी राजा जनक किस कार्य में लिप्त नहीं होते थे। क्वेश्चन नंबर 7, तो आपका है सांसारिक कार्य में। ऊपर दिया है, देखिए जब आप पैसेज पढ़ोगे देखिए सांसारिक कार्य में लिप्त नहीं होते थे। तो ये उनके लिए है जो भाई बहन पैसेज पूरा जान नहीं पाते, पेपर में छोड़ देते हैं। जैसे आप तो पढ़े हो, बहुत ऐसे भाई बहन होंगे जो पिछली बार भर्ती में बाहर हुए हो, बहुत ऐसे भाई बहन हो जो यूपीएसआई यूपी होमगार्ड दे दिए, कुछ ऐसे भाई बहन होंगे जो बिल्कुल फ्रेशर होंगे। तो ये जो थोड़ा डीप में बता रहा हूँ मैं उनके लिए बता रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, बांधा था विदु को किसने, इन काली जंजीरों में मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरो से। इसमें कौन सा अलंकार बताइए। क्वेश्चन नंबर 8, तो इसमें आपका हो जाएगा अतिशयोक्ति। जैसे किसी बात को बढ़ा चढ़ा के कहना। अब पूछेगा अतिशयोक्ति क्या होता है, जहां किसी बात का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ा कर किया जाता है वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे नहीं कहते हैं हनुमान की पूंछ में लग गई आग, ठीक है, तो इसका हो जाएगा डी। आगे देखिए यथासंभव, क्वेश्चन नंबर 9 है, यथासंभव इनमें से कौन सा समास है। ठीक है, तो देखो बहुत ऐसे भाई बनो जो समास पढ़े होगा उनका क्लियर हो जाएगा। तो आपका है अव्ययी भाव। ठीक है, अब भैया पूछोगे भैया अव्ययी भाव क्या होता है। देखिए जिस समास में प्रथम पद, जैसे मान लीजिए दिया है यथा संभव, ठीक, तो जिस समास में प्रथम पद अव्यय होता है और जिसका अर्थ प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथासंभव बहुत बात पूछता है, तो इसका अर्थ क्या होगा, संभावना के अनुसार। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 10। तो कोई इतना डीप में कोई पढ़ाएगा नहीं, और आप लोग तैयार होना तो आपको हम मैथ और रीजनिंग इसका सॉल्व करवा देंगे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस वाक्य में क्रियाएं सदैव एक वचन, पुल्लिंग तथा अन्य पुरुषों में होती हैं? बताइए क्वेश्चन नंबर 10। इसमें आपका हो जाएगा भाववाच्य। ठीक है। जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्म के लिए लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो, तब कर्मवाच्य का प्रयोग होता है। ठीक है, नोट करते जाओ। और जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता के लिए वचन लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो, तब कर्तव्यवाच्य का प्रयोग होता है। क्लियर है? या हम दोनों बता दिए। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, तो ये वाला हो जाएगा, ये है आपकी अवहट भाषा की। ठीक है। कीर्तिलता आदिकालीन कवि विद्यापति द्वारा रचित अवहट भाषा की रचना है। अब इसके लेखक कौन है? कीर्तिलता के लेखक कौन है? तो इनके लेखक है विद्यापति। पूछेगा पेपर में, तो ये आपका एक क्वेश्चन तैयार, विद्यापति। नोट करते चलना। ठीक है। और पूछेगा कि विद्यापति की प्रमुख रचनाएं कौन है? नोट करो। जैसे मान लो पूछते पेपर में कि विद्यापति के और रचनाएं, जैसे मान लो पहला तो आपका कीर्तिलता हो गया, दूसरा पूछेगा क्या होगा, तो आपका हो जाएगा पहला हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा कीर्ति पताका। नोट कीजिए, कीर्ति पताका हो गया। और एक है पदावली, और ये देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकी रचना है विद्यापति की, गोरक्ष विजय। नोट करते चलो, इनकी और रचना है गोरक्ष विजय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, विशेषण किसकी विशेषता बतलाता है? बताइए। ये तो काफी इजी है, ये बताता है संज्ञा और सर्वनाम की, अभी ऊपर हम बताए हैं ना। क्वेश्चन नंबर 13 है, तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन। देखिए हर हिंदी के पेपर में जितने आपके 12 सम्मेलन हुए हैं सारा पूछता है, तो आप देखो पहला, तीसरा, 9वां और लास्ट, 5 कम कम रट लो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या होगा? दिल्ली। ठीक है। तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन 1983 में अक्टूबर महीने में दिल्ली में संपन्न हुआ था, रट लेना। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है? बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 बताओ, सही जवाब क्या होगा? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 500 से 1000 हुआ। अब देखिए 37 क्वेश्चन आपका हिंदी है, और 37 क्वेश्चन में अगर आपका 33 से 34 सही नहीं हुआ तो समझ लो आपकी तैयारी बेकार है, क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ गया है। मैं खुद यूपी पुलिस जब पास किया था तो मेरे हिंदी में 34 सही थे। ठीक है, तो गलत नहीं कर रहा है। ये आपका हिंदी रीजनिंग और मैथ, ये आपका स्कोरिंग विषय है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, शांति का विलोम शब्द क्या है? बताइए। शांति का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? युद्ध। ठीक है। अब पूछेगा बुराई का क्या हो जाएगा? अब भलाई है तो भलाई आपका किसका हो जाएगा? बुराई का। अबोध का क्या हो जाएगा? बोध। ठीक है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन 16 है, इनमें से कौन सा शब्द क्षेत्र शब्द का अर्थ नहीं है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 सही जवाब हो जाएगा आपका वीर। 17 है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, सर्वनाम का कौन सा भेद है? क्या आपका संबंधवाचक, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है। अब संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु अथवा व्यक्ति का संबंध बताने के लिए किया जाए वे शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब देखो इसमें ये आता है ना, जैसे इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है संबंधवाचक का, इसमें देखो इसमें आता है आपका जो, सो, जितना, उतना, ऐसे लिखा रहेगा आपका, जितना उतना, बीच में चिन्ह दे देगा, ऐसा पहचान जाओगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह अब कहा जाता है केशवदास को। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। ठीक है। उनकी भाषा अत्यधिक जटिल थी, इसलिए उन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा गया। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 है, मोहित तो मेरे कवित बनावत, यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? क्वेश्चन नंबर 19। देखिए सर्दी हो गया, थोड़ा आप कंप्रोमाइज कीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, सही जवाब का हो जाएगा ऑप्शन बी, घनानंद। क्वेश्चन नंबर 20 है, रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित आलोचनात्मक ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 20 बताइए।
तो ये आपका है ऑप्शन बी, शिल्प और दर्शन। 21 नंबर है, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 21, तो इसका हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 21 का लखपति। बाकी सब गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द बल शब्द का अर्थ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, तो आपका हो जाएगा मस्ती नहीं है। सेना में बल होता है, शक्ति में बल, अपास्वर इसमें भी बल होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, आज्ञानुपालन का सदि विच्छेद क्या होगा, बताइए। क्वेश्चन नंबर 23, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आज्ञा धन अनुपालन, ठीक है। इसमें क्या होता है, आ धन अ, ये होता है बड़ा। बड़ा क्या कहते हैं इसको, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, आपस में झगड़ा मत करो, इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया का विशेषण का प्रयोग हुआ है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 24, सही जवाब इसमें होगा रीतिवाचक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 25 है, आवारा मसीहा इनमें से किसके जीवन पर केंद्रित कृति है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 25, तो सही जवाब आपका हो जाएगा शरत चंद्र, ठीक है। और देखिए पूछता है आवारा मसीहा इसकी लेखक कौन है, तो यह देखिए आवारा मसीहा विष्णु प्रभा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित प्रसिद्ध बंगाली लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है, ठीक है। अगर पूछेगा आवारा मसीहा के लेखक कौन है, तो विष्णु प्रभाकर। किस पे आधारित है, तो है आपका शरत चंद्र पे। दो क्वेश्चन तैयार हो गए ना। 26 नंबर है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, क्वेश्चन नंबर 26, तो आपका कमरा हो जाएगा। पूछता है कमरा, जैसे पूछेगा कौन सी भाषा क्या है, तो देखिए कमरा जो है वो पुर्तगाली है। अब तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, जो रिक्शा शब्द है, रिक्शा ये किस भाषा का शब्द है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा, बताओ कमेंट में। आगे देखिए, मंत्रकारी शब्द का तद्भव क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 27, ये आपका हो जाएगा मदारी, ठीक है। 28 है, तैरने की इच्छा के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है, क्वेश्चन 28, ये आपका हो जाएगा तितिरिसा। 29 नंबर है, वाच्य क्या होता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 29, तो क्रिया का रूपांतरण वाच्य कहलाता है। आध्यात्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय देखो इसका मैं बार बार बताता हूँ। प्रत्यय, प्रत्यय का मतलब क्या होता है, प मतलब पीछे, किसी से कोई शब्द दिया उसके पीछे जो पूछेगा वो प्रत्यय होगा। और उपसर्ग पूछेगा, मुझे मान लो उपसर्ग पूछा, उपसर्ग, तो आपका हो जाए उप मतलब क्या, आगे। अगर किसी शब्द दे दिया, पूछा कि इसमें उपसर्ग क्या है, जैसे मान लो दे दिया परिवार, अब पूछेगा इसमें उपसर्ग क्या है, तो ये आपका हो जाएगा परि, परि जो है वो आपका उपसर्ग हो गया, समझ लो। और जैसे मान लो पूछ दिया कि विद्यालय, क्वेश्चन दे दिया विद्यालय, विद्यालय इसमें क्या है, उपसर्ग, मान लो उपसर्ग से पूछ दिया विद्यालय में प्रत्यय क्या है, तो आलय, आलय जो है विद्यालय में क्या हो जाएगा, आ ल य, आलय मतलब ये हो जाएगा आपका प्रत्यय। ये आपको समझाने के लिए। अब देखो मैं मेरे तरह डिप कोई तुम्हें पढ़ाएगा नहीं, तुम्हारे सब फ्री में पढ़ा रहा हूँ। मेरा मकसद क्या है, जो हमारे गरीब भाई बहन है जो पढ़ने में अच्छे हैं, उनको सब सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, ये उनके लिए है, ठीक है। क्लियर, इसका क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, सही जवाब क्या होगा, आध्यात्मिक का इक हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है, बताओ। क्वेश्चन नंबर 31, हराना। अरे नहीं होता है, इंडिया वाले ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए, मैच में हरा दिए। युगांत, युगांत के कवि कौन है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 32, सही जवाब आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, सुमित्रा नंदन पंत। अब बात यहाँ आती है, भैया पूछोगे आपकी सुमित्रा नंदन पंत की और रचना बता दीजिए, चलो नोट करो। देखो पहला तो आपका युगांत हो गया, युगांत तो दिया ही है। दूसरा नोट करो गुंजन, दूसरा नोट करो गुंजन, ठीक है। आगे देखो एक और है कला और बूढ़ा चांद, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कला और बूढ़ा चांद, इसमें थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रहा है। और एक और है मोस्ट इंपॉर्टेंट, लोकायतन पूछता है। और एक और है देखिए जिसपे इनको पुरस्कार मिला था, चिदम्बरा, ये बार बार पूछता है।
ठीक है, आपके 4 क्वेश्चन तैयार करा दिए ना। इनमें से कौन सी भाषा, क्वेश्चन 33 है, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 33, तो आपका हो जाएगा मगही। ठीक है, 8वीं अनुसूची में, अब देखिए 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाएं हैं। पहला असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी। एक क्वेश्चन और पूछता है, कि पूछता है इसमें कि भोजपुरी दे देगा, जैसे मगही, मगही जगह भोजपुरी दे देगा, तो भोजपुरी भी इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं। जो कानून के विरुद्ध हो, इस अभिव्यक्ति के लिए एक उपयुक्त शब्द कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 सही जवाब क्या हो जाएगा इसको, बताइए। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो बताइए। जो कानून के विरुद्ध होता है उसे कहते हैं अवैध। अवैध जानते हो ना। देखो, जो कानून के विरुद्ध हो उसे अवैध कहते हैं। अब आप बताओगे भैया अनैतिक किसे कहते हैं, तो देखो, जो नीति के विरुद्ध हो, जो नीति के विरुद्ध हो उसे अनैतिक कहते हैं। ठीक है, जो धार्मिक ना हो उसे अधार्मिक कहते हैं, जो उचित ना हो उसको अनुचित कहते हैं। तैयार हो गया इतना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35, क वर्ग में घोष व्यंजन कितने हैं। क्वेश्चन नंबर 35, ये आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी 3 है। अब तुम्हें ट्रिक बता देता हूं। देखो, देखो, अघोष पूछता है, अघोष, सघोष, इसका हम ट्रिक रटे थे। जैसे मान लो पूछ दिया, अभी से पूछ दे, क वर्ग में, क वर्ग में होता है ना क ख ग घ अंग। मान लो देखो पूछ दे अगर इसमें अघोष कौन सा है, तो अघोष, इसका नाम देखो क्या है, अघोष। अघोष मतलब क्या है, हम इसको रटे थे और मतलब क्या, आगे वाला, जैसे क ख ग ऐसे करके देता है ना, तो मैं रट लिया था कि अगर अघोष पूछता है तो आगे वाला उसका मतलब होता है। देखो, क वर्ग में घोष व्यंजन कितने होते हैं, ग घ अंग, जैसे 5 देता है ना, क ख ग घ अंग, ये तीनों जो है ये आपके आते हैं घोष में। और जो आगे के 2 अक्षर आते हैं ये आपके अघोष में आते हैं, अघोष में। ठीक है, तो ऐसे ही क में ये हो गया। अब पूछता है चौ वाले में, तो चौ वाले में चौ और छ हो जाएंगे। अब बाकी 3 जो बचेंगे वो आपको घोष हो जाएंगे। क्लियर। आगे चल ज्यादा टीम में बताऊंगा तो टाइम ज्यादा लग जाए। अरे भाई मैं हिंदी आपको ऐसा पढ़ा दूंगा ना, तो ऐसा किसी कोई टीचर आपको ना पढ़ा पाए। और ऐसे ऐसे नोट्स भाई ना कि 37 में कम से कम 34 दिलवा दूंगा आपको। बस आप तैयार तो हो। रघुकुल रीत सदा चली जाई, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 36, बताइए। कि आपका इसमें हो जाएगा अंत्यानुप्रास। ठीक है, जिन पंक्तियों के अंत में एक जैसे स्वर या व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होती है, अर्थात अंत में तुक मिलती है, वहां पे अंत्यानुप्रास होता है। जैसे होता है ना, रघुकुल रीत सदा चले आई, आई और जाई, तुक मिल गया ना। आगे देखते हैं। दिए गए विकल्पों में सुधाकर किस शब्द का समानार्थी शब्द है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 37, तो देखिए ये है आपका चांद। चांद का समानार्थी है सुधाकर। अब पूछता है कि, अब आप पूछोगे भैया चांद का और बता दीजिए। चांद का नोट कीजिए। देखिए पहला राकेश, ठीक, रटते चलो, पेपर फंसेगा तो मिल जाएगा। हिमांशु, ठीक, हिमांशु। फिर और हो जाएगा क्या, शशि, मोस्ट इंपॉर्टेंट, शशि। परिभाषा में पूछता है, विधु। चंद्रमा को पता ही है। एक और है मयंक, मयंक, ठीक। और तो बताए सुधाकर, ये तो दिया ये पेपर में। और एक और होता है सुधांशु, सुधांशु। ये सारे देखिए एक चांद के समानार्थिक हैं। ठीक है, ये आपका हिंदी रहा। और जो भाई बहन अगर वीडियो देख रहे होंगे, आप कमेंट करना आपके हिंदी में 37 में कितने सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38, यहाँ से जीएस शुरू होता है आपका। ठीक है, भारत के संविधान में संघीय शासन प्रणाली की विशेषता किन देश के संविधान से ली गई है, बताइए। संघ शासन प्रणाली कहां से ली गई है, तो आपका लिया गया है कनाडा से, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब आपको बता दें कनाडा से क्या क्या लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में, राज्यपाल केंद्र द्वारा नियुक्त। क्लियर है। अब पूछता अमेरिका से क्या लिया गया, नोट कीजिए। अमेरिका मतलब क्या, यूएस से। मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा,
राष्ट्रपति पर महाभियोग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये आपका यूएसए से लिया गया है राष्ट्रपति पर महाभियोग, ठीक है। ब्रिटेन से क्या लिया गया है, यूके मतलब ब्रिटेन, संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन, ये पूछता है। अगर पूछेगा यूके से तो विधि का शासन, ठीक है, विधि का शासन पूछेगा तो यूके से। क्वेश्चन 39 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के द्वारा संसद में विशेष अभिभाषण से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 39 बताइए। तो हो जाएगा अनुच्छेद 87, ये राष्ट्रपति के द्वारा संसद में विशेष अभिभाषण से संबंधित है, ठीक है। अब पूछोगे भैया 81 क्या है, लोकसभा की संरचना से संबंधित। देखो लोकसभा हो गया तुम्हारा 81, राज्यसभा से हो गया 80 और 79 होगा संसद से गठन। इसका सट्रिक क्या है, देखो 79, 80, 81, इसका सट्रिक क्या है, हम रटे थे सरला, सरला, ठीक है। 79, 80, 81, 79 से क्या हुआ संसद, 80 से क्या हुआ राज्यसभा, 81 लोकसभा, सरला 79, 80, 81 सट्टिक किसका हो गया, ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं क्वेश्चन 40, किसके शासन काल में मेगास्थनीज भारत आया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक कई बार परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है, बताओ। तो यह क्या, चंद्रगुप्त मौर्य। पूछेगा चंद्रगुप्त मौर्य का बेटे का नाम क्या है, बिंदुसार। ऐसा मैं पढ़ा दूंगा ना तुमको कोई टीचर नहीं पढ़ा पाएगा इतना डीप में, ठीक है, क्लियर। अब देखो पूछा है मेगास्थनीज को यूनानी शासक सेल्कस निकेटर के चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। और देखो पूछता है मतलब ये जो है मेगास्थनीज इंडिया नामक अपनी पुस्तक भारत का वर्णन किया है इसमें। पूछेगा इंडिका के लेखक कौन है, तो मेगास्थनीज, ठीक है। अब पूछना को क्वेश्चन हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था, तो उसमें चीनी यात्री था ह्वेनसांग, वो भारत का दौरा किया था, इसको भी रट लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड कहां से प्रकाशित हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो क्वेश्चन ये भी आता है कि पहला समाचार पत्र कौन है, उदंत मार्तंड, याद रख लेना, ठीक है। अब पूछेगा कहाँ प्रकाशित कहाँ होता है, ते होता है कोलकाता में, कोलकाता से प्रकाशित हुआ था। अब इसके बारे में थोड़ा तुम्हें विस्तार से बता दें, पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड 30 मई 1826 को कोलकाता, पहले कोलकाता बोलते थे अब इसको कहते कलकत्ता, ठीक है, वहां प्रकाशित हुआ था। और इसके लेखक पूछता है, इसको जो प्रकाश किया प्रकाशक जो इसके थे वो थे पंडित जुगल किशोर शुक्ला, ठीक है। और एक साप्ताहिक पत्र था ये भी पूछता है। अब भारत का पहला समाचार पत्र अगर भारत का पूछेगा तो हो जाएगा वहां पे बंगाल, बंगाल गजट, रट लेना, बंगाल गजट, ठीक है। और ये 1780 में कोलकाता तत्कालीन कलकत्ता प्रकाशित हुआ था। और इसके प्रकाशक अगर पूछ लेगा बंगाल गजट का, जेम्स अगस्टक हिक्की, अगर बंगाल गजट पूछ देगा तो जेम्स अगस्टक हिक्की हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 है, नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? क्वेश्चन नंबर आपका 42 बताइए। तो आपका किया गया था 1872। अब नेटिव मैरिज एक्ट को 1872 में पारित किया गया था। यह अधिनियम 18 जुलाई 1872 से लागू हुआ था। ये भी पूछता है आपका। उत्तर प्रदेश राज्य की जलवायु मुख्य रूप से किस प्रकार की है? क्वेश्चन नंबर 43 बताइए। तो आपका है उष्णकटिबंधीय मानसूनी, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य की जलवायु मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। उत्तर प्रदेश राज्य में वर्षा मुख्यतः बंगाल की खाड़ी से उठने वाले मानसून के कारण होती है, पूछता है कभी कभी। 44 नंबर है, मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन किसका एक सुंदर उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 44 बताइए। तो ये आपका है सरोवरीय मैदान का, ठीक है। आगे देखें क्वेश्चन 44, और आप अपना मैच करते रहना, ठीक है। अगर इसकी बात करते हैं तो देखो मणिपुर पहाड़ियों में घिरा इम्फाल बेसिन सरोवी मैदान का एक सुंदर उदाहरण है। इम्फाल घाटी और कश्मीर घाटी दोनों भारत में सरोवी मैदान के प्रमुख उदाहरण है। क्वेश्चन 45 है, निम्नलिखित में किस देशों को झीलों की वाटिका कहते हैं? ये देखो ये हमको याद है, सही जवाब फिनलैंड, यूपी साइड पढ़े थे ना। देखो अगर पूछेगा झीलों की वाटिका या हजारों झीलों के भूमि, फिनलैंड को कहते हैं। अगर पूछेगा कि कीवी पक्षियों का देश, तो आपका हो जाएगा न्यूजीलैंड, ठीक है। अब बताओ न्यूजीलैंड मैच में कप्तान कौन है? क्वेश्चन नंबर आपका अब पूछता है कि अगर लैंड ऑफ लिलीज
अगर पूछेगा लैंड ऑफ लिलीज तो ये आपका कनाडा हो जाएगा। ठीक है, 3 क्वेश्चन आपको तैयार करा दिया। 46 नंबर देखो, उत्तर प्रदेश राज्य की एक जनपद एक उत्पाद ओडीओपी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 46 तो ये आपका है स्वदेशी और विशिष्ट उत्पादों को पुनर्जीवित करना। मेरा ट्रिक क्या था? जो ऑप्शन सबसे बड़ा हो। क्लियर। अब देखिए, एक जनपद एक उत्पाद योजना प्रारंभिक उद्योगों और स्थानीय कारीगरों की आय बढ़ाने के लिए 24 जनवरी 2018 को शुरू की गई थी। अगर पूछ देगा कि एक जनपद एक उत्पाद योजना कब शुरू हुई थी, तो ये आपका हुआ था 24 जनवरी 2018। 47 नंबर देखते हैं, भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 47 जाना जाता है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। अब पूछेगा क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, ये आपको याद होगा। और फिर आपसे पूछेगा श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो आपके हो जाएगा वर्गीज कुरियन। अब पूछेगा भारत की दूरसंचार क्रांति के जनक, तो सैम पित्रोदा। क्वेश्चन आप रटते देखो, हमको सर्दी हो गया, ठीक है, तो आप कंप्रोमाइज करना। अब ये करना भैया आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, ठीक है। क्वेश्चन 48 है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना था? क्वेश्चन नंबर 48 ते है आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है, अब बात करते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो देखिए, जो ये शुरुआत हुई थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना की 1956 से 61, ठीक है। और ये पीसी महानोबिस से पूछता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो यह पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इस पंचवर्षीय योजना के दौरान ही निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के सह अस्तित्व को स्वीकार किया गया था। अब पूछेगा प्रथम पंचवर्षीय योजना, आप पूछोगे ना प्रथम पंचवर्षीय योजना कब थी? तो थी आपका 1951 से 1956। ये किस पर आधारित है? तो यह आपका हैरोल्ड डोमर मॉडल। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, राजकोषीय नीति का निर्धारण भारत में किसके द्वारा किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 49 तो आपका है वित्त मंत्रालय। ठीक है, क्लियर। राजकोषीय नीति का निर्धारण भारत में वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। अब पूछेगा अगर मौद्रिक नीति का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? ये आरबीआई मतलब भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। भारत में गरीबी आकलन नीति का आयोग द्वारा किया जाता है। ठीक है, आकलन नीति के आयोग। अगर पूछेगा गरीबी भारत में किस आयोग के द्वारा किया जाता है, तो होता है आकलन नीति आयोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 है, किस भारतीय अर्थशास्त्री ने वर्ष 1998 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? बताओ। क्वेश्चन नंबर 50 ये काफी इजी है, ये तो हमको याद है, अमर्त्य सेन। ठीक है, अब अमर्त्य सेन के बारे में जान लेते हैं। वर्ष 1998 में भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन कौन थे? अर्थशास्त्र संबंधित थे। ठीक है, तो थोड़ा गला बैठ गया मेरा। वर्ष 1998 में भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? नोट करो, भौतिक, रसायन, साहित्य, शांति, चिकित्सा और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रसिद्ध स्वीडिश आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत आधिकारिक तौर पर 10 दिसंबर 1901। देखिए, ये डेट पूछता है, 1901 वाला डेट पूछता है नोबेल पुरस्कार के। आज के कौन थे? प्रसिद्ध स्वीडिश आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल, याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर आपका है 51, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा है, बताइए। तो आपका लीवर, यकृत। ठीक है, यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी और सबसे भारी ग्रंथि है। इस ग्रंथि का मुख्य कार्य पीत रस का निर्माण करना, जो वसा के पाचन में सहायक हो। अब क्वेश्चन पूछता है पीनीलियन, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? पीनीलियन। अब हड्डी में पूछता क्या है? तो अगर पूछेगा मानव शरीर में हड्डी में सबसे बड़ा फीमर, फीमर होता है। ये कोई बताएगा नहीं, मैं बता रहा हूँ। फीमर ये कहाँ पाया जाता है? जांघ में। जांघ में सबसे बड़ी हड्डी होती है। सबसे छोटी पूछेगा स्टेपीज, स्टेपीज ये कहाँ पाई जाती है? कान की छोटी हड्डी होती है। ये हो गया। अब ग्रंथि में अगर पूछता है, सबसे बड़ी होगी आपकी यकृत, सबसे छोटी पीनियल, पीनियल आपको लिख दे, पीनियल। ठीक है, पीनियल जो है ये मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है। और एक क्वेश्चन और पूछता है, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो आपको पीयूष ग्रंथि, ये होता है आपका पी यू सो, पीयूष ग्रंथि को कहते हैं मास्टर ग्रंथि। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 52 नंबर क्वेश्चन, लाफिंग गैस, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? ये तो बच्चों को पता होगा, बताइए। क्वेश्चन नंबर 52 ये आपका हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 52 का सी, नाइट्रस ऑक्साइड।
ठीक है। सूत्र क्या होता है, N2O। पूछता है कभी कभी, पूछेगा तो बता नहीं पाओगे। इस गैस को सूंघने पर हल्की हंसी और दर्द कम होने का आभास होता है। ठीक है। 53 है, निम्नलिखित में से कौन सा मेलवेयर निम्नलिखित में से कौन सा मेलवेयर कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंच को रोकता है और उसे खोलने डिक्रिप्ट करने के लिए पैसे की मांग करता है। क्वेश्चन नंबर 53, बताइए। तो ये आपका हो जाएगा रैंसमवेयर। ठीक है। रैंसमवेयर एक प्रकार का दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है जो साइबर अपराधियों के द्वारा उपयोग किया जाता है। यह उपयोगकर्ता के डेटा या सिस्टम को एन्क्रिप्ट लॉक कर देता है। ठीक है। और डिस्क्रिप्शन कुंजी कुंजी देने के बदले क्रिप्टो करेंसी आदि में फिरौती की मांग करता है। ठीक है। चलो इतना बहुत डीप में ज्यादा जाऊंगा, टाइम ज्यादा लगेगा। अब जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 54, विश्व स्तर पर मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अब ये होमगार्ड में पूछा था, बताओ। क्वेश्चन नंबर 14, 54 सॉरी। तो आपका हो जाएगा 10 दिसंबर को आपका मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है विश्व स्तर पर। ठीक है। अब पूछेगा अगर 24 देखो, संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर, रट लेना। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अब पूछेगा विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है, विश्व युवा दिवस। ठीक है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 25 जनवरी। चलो तुम्हारे लिए एक कमेंट है, कमेंट में बता रहा, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 55 है, भारत में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए यूपा मुख्य रूप से किससे संबंधित है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 55, सही जवाब क्या हो जाएगा? आतंकवाद और देशद्रोही गतिविधियां। ठीक है। ऊपा इसका फुल फॉर्म क्या होगा? अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। पूछता है कभी कभी। भारत का एक प्रमुख आतंकवाद विरोधी कानून है जिसे वर्ष 1967 में शुरू किया गया था, तो लागू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यही है, आतंकवादी गतिविधियों को रोकना और ऐसे संगठनों पर प्रतिबंध लगाना। इतना बहुत है, ज्यादा डीप में तो एग्जाम में तो नहीं बताएगा। ठीक है। क्वेश्चन 56 है, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उपयोगकर्ता के द्वारा मुख्य रूप से विचारों को सहेजने के लिए पिन और बोर्ड का उपयोग किया जाता है? बताओ। क्वेश्चन नंबर आपका 56, तो आपका हो जाएगा पिंटरेस्ट। ठीक है। पिंटरेस्ट एक इमेज और विजुअल शेयरिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? इसका उपयोग इंटरनेट पर मौजूद फोटो, वीडियो, लिंक को पिन करने अथवा डिजिटल बोर्ड पर सहेजने के लिए होता है। ठीक है। अब इसका उपयोग कहाँ करते हैं? तो फैशन और रेसिपी आदि को खोजने के लिए। क्लियर? इंस्टाग्राम पता होगा। क्वेश्चन 57 है, विश्व प्रसिद्ध सालार जंग संग्रहालय भारत के किस शहर में स्थित है? क्वेश्चन 57, ये आपका है हैदराबाद। क्लियर? अब पूछेगा कि देखो, हैदराबाद किस नदी किनारे का है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह है मूसी नदी। बहुत बार पूछा है पेपर में, रट लेना, मूसी नदी। फिर पूछता है कि इसका मुख्यालय कहाँ है, राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ है? नई दिल्ली। एक क्वेश्चन पूछ दिया कि भारतीय संग्रहालय कहाँ है? कोलकाता में। अल्बर्ट हॉल संग्रहालय कहाँ है? जयपुर में। क्लियर? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में कौन सी जापान की आधिकारिक मुद्रा है? अगर आप ये ना बता पाओ तो मेरे भाई पढ़ना लिखना बेकार है। बहुत बार पूछा है क्वेश्चन 58। ये है आपका जापान की मुद्रा एन। ठीक है। अब पूछता है तो बांग्लादेश की मुद्रा पूछता है, टका। बांग्लादेश का क्या होगा? टका। रूस का पूछ दिया, रूस का हो जाएगा रूबल। रुक जाए, ऐसे लिखता हूँ तुम्हारा बांग्लादेश, देखो ऐसे लिख दे, बांग्लादेश का टका। रूस का तुम्हारा हो जाएगा रूबल। याद बहुत था राजधानी हमको, रूस का रूबल हो जाएगा। रूबल ठीक से लिख दें इसमें। रूबल जो पूछता है तो यह रूस की मुद्रा। ठीक है। अब पूछता है, अगर मान लो दक्षिण कोरिया पूछ दिया तो वान। ठीक है। आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 59 है, ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी क्या है? बच्चों को पता है, कैनबरा। ठीक है। अब पूछ देगा आपका बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? बताइए। तब रटते चलो, बांग्लादेश का ढाका, न्यूजीलैंड का वेलिंगटन, इजराइल का यरूशलेम। ठीक है। क्लियर? आगे देखते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष की तिथि को मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 60, ये मनाया जाता है आपका 11 जुलाई। और बताए क्वेश्चन पूछेगा 22 अप्रैल को मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस। रटते चलो, पृथ्वी दिवस हो गया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 1 दिसंबर को एड्स दिवस,
रटते चलो। 61 है। नाटो का पूरा नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 61। सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अब पूछेगा इसमें कितने देश शामिल हैं, तो यह कुल 32 उत्तरी अमेरिकी और यूरोपीय देशी का एक अंतर सरकारी सैन्य है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल, रुक जाओ डेट बता इसकी, 4 अप्रैल, रट लेना, डेट पूछता है, 4 अप्रैल 1949। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी। और इसका पूछेगा इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है आपका ब्रुसेल्स। इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स। ठीक है, जो बेल्जियम में है। क्लियर। अब क्वेश्चन 62 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 62, ये सबको पता होगा, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल, नोट करते चलो, 7 अप्रैल 1948। 1948। इसकी थोड़ा छोटा पड़ जा रहा है ना, चलो हम टैब ले लेंगे तब पढ़ाएंगे बढ़िया से। 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इस कारण ही 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस, देखो WHO के अनुसार ही, विश्व स्वास्थ्य संगठन इसके अनुसार ही मनाया जाता है। 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। रट लेना, पूछता है। 63 है क्वेश्चन नंबर, भारत देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन है? बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये सबको तैयार होगा, जो तैयारी करते होंगे सबको पता होगा। तो होगा आपका भारत रत्न। अब भारत रत्न की बात करते हैं। भारत रत्न जो है देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसकी शुरुआत वर्ष 1954, कब हुई थी? 1954 में। यह सम्मान कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा, खेल जैसे क्षेत्रों में असाधारण राष्ट्रीय सेवा से बहुमूल्य योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। ठीक है। और अगर पूछेगा परमवीर चक्र क्या है, तो भारत देश का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। ठीक है। आगे देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? बताइए। ये आपका बिहार, ज्यादा पूछे केरल। अब देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की साक्षरता दर भारत में सबसे कम है। कितना परसेंट है? 63.8%। कभी कभी पूछ लेता है कंफर्म इसका। ठीक है। अब पूछेगा सबसे अधिक कहाँ भारत में, तो यहाँ पे केरल, बताया ना, केरल। कितना परसेंट है? तो है 93.9%। रट लेना, पूछेगा। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध मुख्य रूप से किस वैश्विक पर्यावरण मुद्दे से है? क्वेश्चन नंबर 65। तो आपका हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से कमी। ठीक है। इसकी शुरुआत 1997 में जापान के क्योटो में बनाया गया था, और यह 2 वर्ष 2005 में लागू हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल। इतना बहुत इसके बारे में। कबड्डी के खेल में प्रत्येक टीम की ओर से एक बार में मैदान पर खेलने वाले खिलाड़ी की संख्या कितनी है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 66। कबड्डी में कितने? 7। 67 है, उत्तर प्रदेश राज्य में एक जिले के पुलिस प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? बताइए। ये तो कई बार पूछ चुका है। एक जिले में होता है आपका SSP, उसको बोलते हैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, SSP या SP। ठीक है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर आपका 68 है, भारत में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए स्थापित शीर्ष संस्था NHRC का पूरा नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 68। सही जवाब का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। अब देखिए, अगर इसमें पूछ देगा आपको, पूछ देगा कि जैसे कि NHRC का पूरा नाम पूछ दिया, इसकी स्थापना कब हुई, तो 12 अक्टूबर 1993 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी NHRC का। ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। विंग ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो है आपका डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है। विंग ऑफ फायर भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। इस पुस्तक को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अरुण तिवारी के साथ मिलकर लिखा था, और प्रकाशित कब हुआ था? नोट करते चलो, 1999। ठीक है। 70 नंबर है, कर्मा किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? क्वेश्चन नंबर 70। क्या आपका है? सोनभद्र और मिर्जापुर। ठीक है। कर्मा लोक नृत्य है, ये होता है आदिवासी क्षेत्रों में, मुख्य रूप से सोनभद्र उधर ही पाए जाते हैं। ठीक है। 71 है, उत्तर प्रदेश किस शहर में
राज्य का पहला एआईसीटी विकसित किया जा रहा है? बताइए। यूपीजी का क्वेश्चन है, तो है हमारा लखनऊ। क्वेश्चन 72 है, वर्ष 2025 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में किया गया था? क्वेश्चन नंबर 72, बताइए। तो आपका है ब्राजील। ब्राजील है। वर्ष 2025 में ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन का ब्राजील में आयोजित किया गया था। पूछेगा 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन करेगा? अध्यक्षता करेगा भारत 2026 में, मतलब इस साल। अब ब्रिक्स मतलब ब्रिक्स समूह में कितने देश हैं बता दे रहे हो अभी आप। देखिए, BRICS कितने हैं? 5 है ना, तो 5 देश शामिल है। ठीक है। अब पूछोगे भैया 5 देश कौन है, तो नोट करो। ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, 5 सदस्य हैं। अब नए सदस्य कौन है? मिस्र, इथोपिया, ईरान, यूएई, इंडोनेशिया, ये भी शामिल हो चुके हैं। ठीक है। क्वेश्चन 73 है, उत्तर प्रदेश किस जिले में दिसंबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन किया गया था? ये हमारे प्यारे अयोध्या में। क्वेश्चन 74 है, प्रसिद्ध निशानेबाज सौरभ चौधरी उत्तर प्रदेश राज्य किस राज्य से जिले से संबंधित है? तो है आपका 74 क्वेश्चन है, आपका सही जवाब मेरठ। सौरभ चौधरी है, क्या करते हैं? निशानेबाजी करते हैं, याद कर लेना। 75 है, कंप्यूटर शब्द का मुख्य पटल किसे कहा जाता है? बताओ। इनको ये बताते हैं, जैसे मान लो पूछोगे, ये तो आप रट लिया होगा, सौरभ चौधरी कौन है? पूछेगा सौरभ चौधरी कौन है, तो यह निशानेबाज है। कहाँ के है? उत्तर प्रदेश के। अब उत्तर प्रदेश किस जिले से है? तो यह है आपका मेरठ। अब पूछो भैया मेरठ कौन से गांव के है? भाई लिख, चलो नोट करो। मेरठ के ये है कलीना गांव। कलीना गांव है, वहीं के रहने वाले हैं। और ये निशानेबाज है जो 10 मीटर एयर पिस्टल के प्रसिद्ध खिलाड़ी है। इतना डीप में तो कोई नहीं बताएगा। चलो आओ 75 नंबर पे आए। क्वेश्चन नंबर 75 है, कंप्यूटर का मुख्य पटल किसे कहा जाता है? बताइए। तो क्या कहा जाता है? मदरबोर्ड। मदरबोर्ड। मदरबोर्ड कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण और मुख्य प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पीसीबी होता है। यह सीपीयू, रैम, वीडियो कार्ड और अन्य सभी हार्डवेयर उपकरणों को आपस में जोड़ता है। पूछेगा कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? सीपीयू। फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये पूछता है WAN, वैन, लैन। चलो इसके बारे में किसी और दिन बता देंगे। भाई क्वेश्चन तो बहुत इतने हैं कि मैं बताने लगूँ ना कम पड़ जाए। देखो ये आपके 75 क्वेश्चन टोटल खत्म हो गए। और देखिए इसके बाद आपके मैथ और रीजनिंग है। आप कहना तो मैथ में सॉल्व करा दूंगा, इसको ऐसे करके गुणा भाग करके तुरंत सॉल्व करा दूंगा। ऐसे ऐसे सब ट्रिक है भाई ना कि 2 लाइन में आंसर। ठीक है। तो देखिए भाई बहनों, ये हुआ आपका हिंदी और जीएस। आप बताना 75 में से कितने सही हुए, कमेंट करना। और आप लोग तैयार हैं तो मैं इसका फुल मैथ और रीजनिंग भी करा दूंगा, टेलीग्राम में इसका पीडीएफ डाल दूंगा। ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।